हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी मोमेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में, साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिया गया है जो पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की चांसेज है। हर क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। जितना हो सकता है फिगर के माध्यम से भी समझेंगे, सिस्टमैटिक वे से क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको अपने आप हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ में नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता रहता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से आप एग्जाम टाइम रिवीजन करने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी मोमेंट और वहाँ से जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको हर रोज़ सुबह में करंट अफेयर्स का पीडीएफ और जितने भी एक्स्ट्रा वीडियो का पीडीएफ आता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे टाइम टू टाइम डाला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। देखिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, आपको वॉइस सुनने के बाद, ऑडियो सुनने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद आपको अपने आप हमेशा के लिए याद रहेगा। इस तरीके से मैं समझाऊंगा। सिस्टमैटिक वैसे क्वेश्चन को लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 206। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु जो होता है उसमें हड्डियों की कुल संख्या 300 होता है, यानी 300 प्लस भी अगर कहीं ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो आप 300 प्लस भी मार सकते हैं। ठीक है, 300 प्लस होता है, जबकि मनुष्य में 206 होता है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? अस्थि कहने का मतलब हड्डी ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अस्थि क्या होता है और हड्डी क्या होता है। हड्डी को ही अस्थि बोला जाता है। तो मनुष्य की खोपड़ी में, यानी जो खोपड़ी जो दिखाई दे रहा है आपको, उसमें 8 हड्डियां यानी अस्थियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य की शरीर में पसलियों की 12 जोड़े होते हैं। अब बात करते हैं पसलियाँ किसको बोला जाता है। पसलियाँ जो ढांचा होता है हमारे सीने में, सीने के बाहर जो ढांचा होता है आगे पीछे, उसी को पसलियाँ बोला जाता है। ठीक है, तो ये पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। सर्वाधिक प्रबल यानी मजबूत, और अस्थि कहने का मतलब हड्डी। तो सर्वाधिक प्रबल यानी मजबूत हड्डी होती है तो जबड़े की हड्डी। अब बात कर लेते हैं कि जबड़े किसको बोला जाता है। तो दांत के नीचे, हमारे दाढ़ी के नीचे, जो जिसको दाढ़ी भी बोला जाता है, जबड़ा, दांत के नीचे जो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए मैं फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। ठीक है ना, हमेशा के लिए याद रह सकता है। तो देखिए, इसको जबड़ा बोला जाता है। इस नीचे जो है दांत के नीचे, जिसको दाढ़ी भी बोलते हैं, उसको जबड़ा बोला जाता है। तो ये जबड़े की हड्डी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। शरीर की सबसे ज़्यादा मजबूत वही हड्डी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो स्टेपिस की हड्डी होती है। अब स्टेपिस किसको बोला जाता है? तो कान को बोला जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बस इतना ही छोटा कान की हड्डी होता है, ये कान की ही हड्डी है। स्टेपिस उसको ही बोला जाता है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। एग्जाम में जाकर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, कहीं पे कान भी दिखाई दे सकता है, कहीं पे स्टेपिस भी दिखाई दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा फीमर की हड्डी। अब बात कर लेते हैं कि फीमर किसको बोला जाता है। तो फीमर बोला जाता है जांघ को। फीमर बोला जाता है जांघ को। तो सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, यानी फीमर की हड्डी। कहीं कहीं फीमर भी दिखाई दे सकता है, कहीं कहीं जांघ भी दे सकता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि जो होता है ऊपरी भुजा में पाई जाती है। देखिए, फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऊपरी भुजा कहने का मतलब ये जो ऊपर ढांचा दिखाई दे रहा है, जैसे बाजू हो गया, ये बाजू हो गया, ये जितनी भी ऊपरी भुजा दिखाई देता है, ये सब ह्यूमरस अस्थि कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मनुष्य के शरीर में
पैर की हड्डी संरंध्री होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संरंध्री होता है। संरंध्री कहने का मतलब यहाँ जो दिखाई दे रहा है इस तरह से, संरंध्री कहने का मतलब इस पार से उस पार दिखाई दे रहा होगा आपको, ये संरंध्री कहलाता है, ठीक है ना। इसके बीच में जो मांस भरा होता है, इसके बीच में मांस भरा होता है, तो संरंध्री होता है पैर की हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं कि टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में कहाँ पाई जाती है, तो ये घुटना जो दिखाई दे रहा है इसके बीच में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी, ठीक है। घुटना यानी पैर में, टांग में, लेकिन घुटना के पास में पाई जाती है, घुटना के बीच में पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये तो जांघ की हड्डी होती है, यानी वहाँ पे फीमर था और यहाँ पे जांघ है। क्वेश्चन में इस तरह से भी कंफ्यूज कर सकते हैं, कहीं पे जांघ रहेगा, कहीं पे फीमर रहेगा, लेकिन आंसर दोनों का वही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो कैल्शियम व फास्फोरस, कैल्शियम व फास्फोरस, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका यानी 14, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था जब आता है तो उस समय मनुष्य की हड्डियां जो होता है वो कमजोर क्यों हो जाता है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी के कारण मनुष्य की हड्डियां जो है वो वृद्धावस्था में कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। टेंडन नामक जो है होता है वो अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं पूरे जीवन काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख यानी माउथ से। मनुष्य में पाचन क्रिया जो होता है वो माउथ से यानी मुख से ही स्टार्टिंग होता है, प्रारंभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट, 32 फीट लंबी होती है। 32 फीट पाचन नली जो होता है वो 32 फीट लंबी होती है। देखिए फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे मन में कि इतना तो बुक से भी याद कर सकते थे, लेकिन इतने सिस्टमैटिक वे से आप बुक से नहीं पढ़ सकते थे, इतना अच्छे से आप नहीं पढ़ सकते थे, नहीं समझ सकते थे। मैं जितने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना सुनने से याद होता, जितना देखने से याद होता, उतना रटने से याद नहीं होता। आप कितना बार रट चुके होंगे, या बहुत सारे स्टूडेंट्स रट चुके हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा, ठीक है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो रेनिन। रेनिन जो है वो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, ठीक है ना। कौन सा एंजाइम है? रेनिन, ठीक है, दूध प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम लाड़ में पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग कुछ चबाते हैं तो उसमें जो लाड़ बनता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा एंजाइम उसमें पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम की। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। जैसे हम लोग हाजमोला सुने होंगे, हाजमोला का नाम सुने होंगे, वो एक तरह से एंजाइम ही है जो कि पेट में भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण का सर्वाधिक होता है छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण का सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पेप्सिन है एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है फ्रेंड्स? एंजाइम है। अब बात कर लेते हैं कि पेप्सिन जो है एक एंजाइम है, लेकिन एंजाइम पेट में जो भोजन होता है वो पचाने का काम करता है, तो पेप्सिन भी वही है, ठीक है। तो पेप्सिन क्या है? एंजाइम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25, पित्त यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है बाइल, BILE, बाइल बोला जाता है पित्त को। तो पित्त यानी बाइल का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का पायसीकरण यानी इमलिशीकरण, ठीक है ना। पायसीकरण कहने का मतलब इमलिशीकरण। वसा का पायसीकरण ये पित्त का काम है। पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है।
ये आप ध्यान में रखते चलिएगा। देखिए मैं बीच बीच में कहीं कहीं क्वेश्चन भी रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, यानी हार्ट से है, ठीक है ना। पेसमेकर का संबंध हार्ट से है। फ्रेंड्स नॉन स्टॉप क्लास चल रहा है आपका, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। तो पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में परिवर्तन होता है यही कि घटता है। रक्तदाब जो होता है वो घटता है सोते समय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी बोला जाता है। फ्रेंड्स शॉर्ट में हम लोग नहीं बोलते हैं कि बीपी इसका लो हो गया, इसका बीपी हाई हो गया, तो उसी को ब्लड प्रेशर को ही शॉर्ट में बोला जाता है बीपी, यानी रुधिर दबाव बोला जाता है, ठीक है ना। रुधिर यानी रुधिर खून को ही बोला जाता है, सभी को पता है रुधिर खून को ही बोला जाता है। तो रुधिर दबाव का मापक यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर जो होता है वो रुधिर यानी बीपी को मापा जाता है। मापक यंत्र क्या है? बीपी का मापक यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है ना, जिससे बीपी मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 30 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो 72 बार। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं मनुष्य हृदय में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना बार होता है? तो 72 बार होता है 1 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कोष्ठक 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? पूरे जीवन काल में, सामान्य जीवन काल जो होता है मनुष्य का, वो पूरे जीवन काल में हृदय लगभग कितना बार धड़कता है? तो लगभग 2 अरब। लगभग कितना बार? तो लगभग 2 अरब बार हृदय धड़कता है, ठीक है ना। पूरे जीवन काल की बात किया गया है, 2 अरब, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, शरीर का विशालतम धमनी है। शरीर का सबसे विशालतम धमनी क्या है? तो एओर्टा है। एओर्टा शरीर का सबसे विशालतम धमनी कहलाता है, एओर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी है? तो शरीर के वजन का 7%। शरीर के वजन का 7%, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति का अगर 100 kg वजन है, ठीक है ना, 100 kg वजन है, तो उसका 7% उसका रुधिर होगा, यानी 7 kg, ठीक है ना। 7 kg रक्त की कुल मात्रा कितना हो जाएगा? 7 kg। जिस व्यक्ति का वजन 100 किलो होगा उसका रक्त 7 किलो होगा उसके शरीर में, ठीक है ना। तो शरीर के वजन का 7% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, मानव रुधिर का पीएच मान होता है। फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा 7.4। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। अब क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मानव रुधिर का पीएच मान जो होता है वो होता है, ऑप्शन में रहेगा आपका अधिक अम्लीय, कम अम्लीय, अधिक क्षारीय, कम क्षारीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम क्षारीय। मैंने एक पीएच वैल्यू यानी पीएच मान का बहुत ही कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, जो कि उसमें हर पीएच से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं सारे के सारे उसमें कवर किए हैं। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं पीएच मान से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये कम क्षारीय होता है। एक पीएच स्केल होता है जो 7 पे उदासीन होता है। 7 से ज़्यादा जैसे ही जाता है, 7 से ऊपर जाता है तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। टोटल पीएच स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। 38 है आपका, रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फेफड़ा, यकृत और किडनी में। फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फेफड़ा, यकृत और किडनी में होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। और ये शुद्धिकरण जो होता है ये कहाँ होता है, रक्त की शुद्धिकरण, तो फेफड़ा में, यकृत में और किडनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। शुद्धिकरण को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन जो दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं पे आपको हीम भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए एक सिस्टमैटिक वे से क्वेश्चन को कर रहे हैं, जैसे रक्त चल रहा है, श्वेत रक्त चलेगा, रेड ब्लड चलेगा, इस तरह से सिस्टमैटिक क्वेश्चन लिया गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। उससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम मतलब इससे बाहर जा सकता है एग्जाम में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो मानव शरीर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन। फ्रेंड्स ये मत सोचिएगा हीमोग्लोबिन में लोहा कैसे पाया जाएगा, तो लोहा कहने का मतलब वो लोहा नहीं, स्टील वाला लोहा नहीं, लोहा कहने का मतलब आयरन होता है। ठीक है ना, आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा आरबीसी। ये आरबीसी कहने का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। ठीक है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो एरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है, तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा 120 यानी 120 दिन होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसको आरबीसी कब्रिय स्थान कहा जाता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का कब्रिय स्थान कहा जाता है, तो प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन भी बोला जाता है, प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन भी बोला जाता है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, आरबीसी का कब्रिय स्थान कहलाता है प्लीहा यानी स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, सफ़ेद रक्त कण यानी WBC वाइट ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये WBC का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के खोज करता है लैंड स्टीनर। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स, जैसे कोई भी ग्रुप हो गया बी पॉजिटिव, इस तरह से होता है ना कि ब्लड ग्रुप, तो उसके खोजकर्ता कौन है, तो लैंड स्टीनर ने है, लैंड स्टीनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध होता है एंटीबॉडी का कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, CO2 की मात्रा लगभग कितना होता है? तो 4% होता है। हम जो सांस छोड़ते हैं, सांस की हवा में CO2 की कितना लगभग मात्रा है? तो 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो डिग्री सेल्सियस में अगर पूछा जाए तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 9 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 97.5 होता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आ गया ही, अगला क्वेश्चन वही है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है तो 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में अगर पूछा जाए
तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब बात कर लेते हैं कि मानव शरीर का तापक्रम जो होता है वो 97 से लेकर 98.5 तक होता है, यानी 99 मान ही लीजिए, 98.5 प्लस जाता है तो इसके बीच में भी रह सकता है ऑप्शन में, तो वो आप सही से मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क है। ठीक है ना। मानव शरीर के पूरे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी की बात किया तो फीमर की हड्डी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फीमर यानी जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन है 56। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 तंत्रिका निकलती है। ठीक है ना, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है ना। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है आपका। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी यकृत यानी लीवर, यकृत को इंग्लिश में लीवर बोला जाता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में यूरिया बनाते हैं स्तनधारी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 61। मनुष्य के शरीर में रुधिर क्षमता है? तो बोमेन संपुट में रुधिर क्षमता है। ठीक है ना। मनुष्य के शरीर में बोमेन संपुट में रुधिर क्षमता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है। किसकी मौजूदगी के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? तो यूरिया। ठीक है ना, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड। ये सभी को पता है, जब कोई महिला गर्भावस्था में रहती है तो उसको बार बार अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है ताकि ये देखा जाता है कि शिशु के विकास की स्थिति क्या है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन बोला जाता है। ठीक है ना। बीजांडसन के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है भ्रूण के विकास के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र यानी पुरुष के गुणसूत्र। ठीक है ना, पुरुष के गुणसूत्र से होता है। ठीक है ना। बच्चों का लिंग निर्धारण जो होता है, जैसे कोई लड़का या फिर लड़की होना, तो उसके लिंग का निर्धारण होना किसके गुणसूत्र से? तो पिता के गुणसूत्र यानी पुरुष के गुणसूत्र से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेक्टोमी कहा जाता है, वैसेक्टोमी कहा जाता है। और महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी और पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस। प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? तो लुइस नाम था। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71।
मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो पेनक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है आपका। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेटिंग व वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग व वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है तो जबड़ा। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी क्या है? जबड़ा। अभी मैंने फिगर के माध्यम से पिछले क्वेश्चन में समझाया था स्टार्टिंग में। जबड़े की हड्डी किसको, जो कि दांत के नीचे होता है, जिसको दाढ़ी बोलते हैं हम लोग, है ना, तो उसको जबड़ा की हड्डी बोला जाता है। तो मनुष्य की सबसे शक्तिशाली पेशी क्या है? तो जबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 है आपका। किस अम्ल के मांसपेशी में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका। मानव शरीर में कॉर्निया किसका भाग है? तो आँख का। मानव शरीर में कॉर्निया जो है ये आँख का भाग है, ठीक है ना। किसका भाग है? आँख का भाग है। नेत्र दान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, यानी दान किया जाता है? तो कॉर्निया। आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि नेत्र दान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है। क्या? कॉर्निया दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? मेलानिन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 81 है। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, जिससे जीवाणु की डेथ हो जाती है? तो लाइसोजाइम है, ठीक है ना, लाइसोजाइम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितना होता है? तो 20 होता है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में फ्रेंड्स लोहा धातु होता है, ठीक है ना। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है? तो लोहा धातु होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम होता है? तो 1350 ग्राम वजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की। रक्त जो जमता है उसमें किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है आपका। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg यानी मिलीग्राम, ठीक है ना, मिलीग्राम ये आप ध्यान रख लीजिएगा। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है वो आयोडीन युक्त हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का कार्य है मानव शरीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है हमारे मस्तिष्क में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 91। मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है वो जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए, ठीक है। ये तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क जो है यानी हमारा ब्रेन जो है वो किसके लिए जिम्मेदार है? तो सोचने के लिए भी जिम्मेदार है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है और शरीर के संतुलन के लिए यानी शरीर के बैलेंस के लिए
शरीर के बैलेंस के लिए भी ये जिम्मेदार है हमारा ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, हार्मोन का उदाहरण है। हार्मोन का उदाहरण फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन का क्या उदाहरण है? ऑक्सीटोसिन। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 92 क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मानव शरीर से यानी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। सिस्टमैटिक वे से क्वेश्चन किया गया है। आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आई होगी, मुझे ये उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद कैसा वीडियो लगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन था या नहीं था, जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना प्यार देते रहिए और पढ़ते रहिए, जल्दी से जॉब लीजिए।